नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। हजारों वर्ष पहले द्वापर युग का महाभारत काल याद कीजिए। द्रौपदी को दांव पर पांडव लगाते हैं। कौरवों की सभा में द्रौपदी का अपमान पुरुषों के बीच होता है। चीरहरण किया जाता है। द्रौपदी के अपमान पर कौरव हंसते हैं, पांडव सर झुकाए रहते हैं। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य समेत सभी वरिष्ठ मौन धारण कर लेते हैं। अब कलियुग है जहां नारी के सम्मान में नारे राजनीतिक दल गढ़ते हैं, लेकिन कर्नाटक की विधानसभा से लेकर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद तक खुलेआम महिलाओं का बेशर्मी से अपमान करते हैं। अपमान जब होता है तब एक प्रतिनिधि तुरंत नहीं बोलता, सब बाद में आवाज उठाते हैं। लड़कियों, बेटियों, महिलाओं का अपमान लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के विधायक करते हैं। बेटियों के लिए अभद्र, बीमार सोच का प्रदर्शन बेटियों को सुरक्षा देने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद भी करते हैं। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. जो शब्द हमें बोलना भी आसान नहीं, उसे भरी विधानसभा में कहावत बताकर कांग्रेस विधायक ने बोल दिया। उसी सदन के भीतर स्पीकर की कुर्सी के पास महिला अधिकारी बैठी रही। संसद में महिला विधायक रही होंगी, लेकिन किसी ने महिलाओं के होते अपमान पर विरोध नहीं किया। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. कहावत बताकर जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और इसके मजे लो, कहने वाले विधायक रमेश कुमार उस कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो पार्टी उत्तर प्रदेश में नारा देती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजनीति के फिर इस दोहरे मापदंड पर संसद तक मुद्दा उठता है। Lie down and enjoy it. इसके एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। शेमफुल बिहेवियर। बहुत ही शर्मनाक बयान है और इनको देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का होता है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश की महिलाओं की बात, कर्नाटका की महिलाओं की बात रखने जाते हैं और इतनी सीरियस ऑफेंस को मजाक बनाते हैं। इसके बाद रमेश कुमार ने सदन में माफी मांगी, लेकिन उससे पहले उनका व्यवहार देखिए, जो माफी मांगने के सवाल पर हाथ हिलाते हुए चले जाते दिखे। Will you apologize for the statement that you made, Mr. Ramesh Kumar? The women in India are demanding. बाद में सदन में माफी अपने बयान पर कांग्रेस विधायक ने मांगी, लेकिन पत्रकारों के सवाल पर उनका गुस्सा कुछ और कहानी कहता है। Whatever needs to be said, I have spoken on the floor of the house. I will not react to any of it. BJP I said I will not react. ये झल्लाहट बताती है कि माफी मांगने और अपनी गलती महसूस करने में फर्क है। और इस फर्क से भी दूर खड़े हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्हें लगता है कि बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का कानून बनाना ही क्यों, जिन पर कार्रवाई की जगह बचाव होता है। जिम्मेदारी इसकी माँ बापों की पालने की है, परवरिश करने की है, पढ़ाने की है। उन्होंने जहाँ तक भी 18 साल से तक जितना पढ़ा देंगे वो बाकी अपना आगे पढ़ना चाहती है ससुराल में जाके पढ़े। अपना पढ़ना चाहती है, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है तो फिर उनके हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाएंगे। महिलाएं कैसे बच्चा पैदा करने के लिए? महिलाएं से बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, मतलब ये है कि जब जाएंगी तो हम बच्चे भी पैदा होंगे उनके। ये कैसा लॉजिक है सर? ये बहरहाल जब तक वो उनकी मर्जी चाहेगी पढ़ सकती है। वो माहौल खराब है, माहौल खराब से बच जाएंगी वो, ये है मकसद मेरा। माहौल कैसे खराब हो गया सर? माहौल अब मुल्क का देख रहे कि कितने हालात खराब होते हैं मुल्क के अंदर, तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। वो बुजुर्ग हैं
वो अक्सर उनसे कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है और कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। इतने ही बुजुर्ग हैं तो फिर सांसद क्यों हैं? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के लिए भी अखिलेश यादव यही दलील देंगे? नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर मुमकिन हो तो? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। खाक पंचायतों का सुना करता रहा है ये देश, जहाँ बेटियां जीन्स ना पहने, लड़कियां मोबाइल ना रखें, ऐसे तुगलकी फरमान निकलते हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद और राज्य की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में बैठने वाले चेहरे भी जब महिलाओं को लेकर शर्मनाक सोच रखते हैं, तो जरूरी है कि पार्टियां खुद अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की दस्तक दे। रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और अशोक सिंघल के साथ नोलन पिंटो, बेंगलुरु आज तक। कर्नाटक विधानसभा में विधायक रमेश कुमार, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, जब उन्होंने ये बात कही तो उसी विधानसभा में मौजूद कांग्रेस की 2 महिला विधायकों ने इसका विरोध भी किया। उधर बर्क साहब लड़कियों को लेकर ऊल जलूल बातें करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या कहते हैं, देखिए। इसमें 22 स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर 14 साल में शादी की इजाजत दी गई, और आप यूके और कनाडा जाइए 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में रहे तो अगर माँ बाप इजाजत देते हैं तो शादी होगी। तो वहां पर इन तमाम कंट्रीज ने महिलाओं को इतना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव किया, तो उनको इख्तियार है अपने चॉइस को इस्तेमाल करने का। और अभी जो पार्लियामेंट में जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया जाएगा, उसमें सरकार कह रही है कि अगर 18 साल का होगा तो अपना डेटा शेयर कर सकता है। अरे भाई, डेटा शेयर कर सकते, अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकते, तो क्या लॉजिक है ये बिल्कुल, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हर चीज को मोदी सरकार क्रिमिनल लॉ से देखती है। यस, हमारे सोसाइटी अगर सत्ता मिल जाए तो पंजाब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। टीएमसी गोवा में महिलाओं को 5000 रुपए हर महीने देगी। लेकिन जहां सत्ता मिली हुई है वहां महिलाओं के लिए यही कोशिश क्यों नहीं? क्या महिला सशक्तिकरण भी होगा तो राजनीति के हिसाब से शर्तें लागू करके? आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव है तो महिलाओं का सशक्तिकरण 1000 रुपए प्रति महीने देकर होगा। सरकार बन गई तो इसीलिए 27 साल की दिल्ली की वोटर और अपना घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने वाली बेटी का सवाल है। वो बेटी जो दिन भर पहले काम करती है, फिर ट्यूशन पढ़ाती है, 9000 रुपए किसी तरह महीने के मिल पाते हैं। घर में 3 महिलाएं हैं। गुलफशा जैसी बेटियां दिल्ली की पूछती हैं। चुनाव जीतने पर पंजाब उत्तराखंड में हर महिला को 1000 रुपए देने का ऐलान करने वाली पार्टी दिल्ली में सरकार होते हुए भी ये योजना महिलाओं के लिए क्यों नहीं शुरू करती? ये तो होना चाहिए। तो पहले दिल्ली में स्टार्ट, आप ऑलरेडी कहीं पर हो, सीएम हो कहीं के, वहां पर आपने ये स्कीम स्टार्ट नहीं करी, लेकिन जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहां पर स्टार्ट करी ताकि आपके वोटर्स बढ़े। ये चीज नहीं होनी चाहिए। शुरुआत घर से होनी चाहिए। पहले आपने अपने स्टेट में तो आपने किसी की हेल्प करी नहीं, और आप कहीं पर वोटिंग होने वाली, वहां पर सरकार बनने वाली, आप वहां जाके कर रहे हो, तो ये गलत है। स्टार्टिंग आपको यहीं से, दिल्ली से करनी चाहिए थी। दूसरे के बैग सुरक्षित रहे इसलिए चेन का हुक बनाने का काम करने वाली ये अंजू है। घर चलाने वाली अकेली यही है। महीने के 7000 रुपए कमा पाती हैं। इनसे पूछा गया, पंजाब उत्तराखंड की महिलाओं को चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी 1000 रुपए महीना देगी। दिल्ली की वोटर होकर आप क्या कहेंगी? ये गलत है ना, दिल्ली के लिए नहीं करना तो दिल्ली के लिए भी तो करना चाहिए। दिल्ली से भी तो वोट मिलते हैं ना, उनको मिलते हैं ना दिल्ली से भी। अगली दफा दिल्ली से तो जीते थे वो, सबसे पहले दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से ही तो जीते थे।
अगर हम वोट नहीं देते तो कहाँ से जीतते वो? यहाँ लागू करना चाहिए, दिल्ली में करो लागू पहले। कहते हैं राजनीतिक पार्टियां और राजनेता गिफ्ट्स का पिटारा तभी खोलते हैं जब उन्हें रिटर्न गिफ्ट्स की उम्मीद नजर आती है। संभवतः पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को ऐसी ही उम्मीद नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए भत्ता देने का चुनावी वादा कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि दिल्ली की महिला वोटर्स के लिए ऐसे स्कीम्स क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 90 लाख महिलाएं रहती हैं, आपने उनके लिए क्या किया? उनको आपने क्या दिया है? और आपकी दिल्ली में 7 साल से सरकार है। अरविंद जी, आपने महिलाओं की बात फिर छेड़ी तो पूछना चाहूंगी कि दिल्ली की महिलाओं ने आपका क्या किया है? यहाँ की भी तो माँ बेटियों को 1000 रुपए दे दीजिए ना, या अगले चुनाव की वेट करनी पड़ेगी? देंगे, जरूर देंगे। कब देंगे? जरूर देंगे, चिंता मत कीजिए, पेशेंस रखिए, सब अच्छे काम होंगे। तुम मुझे वोट दो, मैं महिलाओं को 1000 रुपए महीना दूंगा वाली स्कीम दिल्ली में वोट लेकर पहले क्यों नहीं शुरू होती, जिसकी जरूरत दिल्ली की मंजू को भी है। मंजू जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल है बताते हुए इनकी आंखें भर आती हैं। कैमरा रोक देने को कहती हैं, फिर हिम्मत करके बोलती हैं। अपने राज्यों में पहले लागू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा तभी तो पता चलेगा कि आपके वोटर कितने हो रहे हैं, तभी आप उसका आंकड़ा वहाँ दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। अच्छा, वो सर्टिफिकेट के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, रिपोर्ट कार्ड के कि हाँ ये देखो ये जगह पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ये स्कीम इतनी अच्छी चल रही है। स्कीम चलाकर उसका फायदा हालांकि ममता बनर्जी देख चुकी है। बंगाल के चुनाव में वादा किया था, जीते तो महिलाओं को पैसा देंगे, महिलाओं का बम्पर वोट मिला। अब पश्चिम बंगाल के सफल प्रयोग को गोवा में दोहराने चली है। गोवा में टीएमसी ने सत्ता में आने पर हर महिला को 5000 रुपए महीना देने के लिए गृह लक्ष्मी योजना का वादा किया। The female head of household will get a cash transfer of 5000 rupees a month into her bank account. अब ऐसे वादों की हकीकत समझते हैं। गोवा में जीतने पर गृह लक्ष्मी योजना का वादा करती टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना चला रखी है। गोवा में सत्ता में आने पर हर महीने 5000 रुपए महिलाओं का देने का वादा करने वाली टीएमसी बंगाल में जीत के बाद महिलाओं को सिर्फ 500 रुपए महीना देने की योजना चला रही है। वो योजना भी आधी अधूरी। वर्धमान जिले की नबीदा को लगता था वादों को गूंथकर जो सत्ता की रोटी पार्टियों को मिलती है, लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा जनता भी पाएगी। लेकिन फॉर्म भरने के बाद सिर्फ दौड़ रही हैं, बैंक से घर, घर से बैंक। 4 महीने हो गया, मैंने एक पैसा नहीं मिला। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ पता है? वो जो बोल रहा है, जो काटे बजे बैंक के जाओ, खड़ा रहो, हाथ का आधार कार्ड में लिंक नहीं, आधार कार्ड ले गया, तब कुछ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में ये श्यामली दत्ता है। दावा करती हैं कि इनके जैसे काफी लोग हैं जिन्हें वादे करके सत्ता की कुर्सी पाने वाली चाय तो पार्टियां बना लेती हैं, लेकिन वोटर को वादे के नाम पर या तो इस्तेमाल चाय की पत्ती की तरह छान देती हैं या फिर दौड़ाती हैं। श्यामली दत्ता ने भी महीने के 500 रुपए पाने वाली योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, पैसा अब तक नहीं आया। इसीलिए अब सीधा सा सवाल है, क्या चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे जनता से किए जाते हैं जिन्हें पूरा करने में फिर कीमत जनता ही चुकाती है? अगर नहीं तो फिर पंजाब उत्तराखंड की महिलाओं को जीत जाने पर 1000 रुपए देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों नहीं महिलाओं के लिए यही स्कीम शुरू कर देती? अगर गोवा की महिलाओं को 5000 रुपए महंगाई से लड़ने और घर चलाने के लिए टीएमसी देना चाहती है, तो फिर बंगाल में जहां पहले से सरकार है वहां महिलाओं को सिर्फ 500 रुपए क्यों? वर्धमान से सुजाता मेहरा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। कल रात दस्तक में 10 बजे हमने आपको दिखाया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक के निर्देश के बावजूद दिल्ली में कई जगह प्रदूषण फैलाते हुए लगातार काम जारी है। आज तक की दस्तक के बाद दिल्ली सरकार जागी। दस्तक में खबर दिखाकर हम भूल नहीं जाते, खबर के अंजाम तक पहुंचने का पीछा करता है दस्तक। 16 दिसंबर रात 10 बजे आज तक ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तोड़ने वालों का सच दिखाया।
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का इलाका, और जनता को इसी प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की विशेष बेंच ने हर कीमत पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। लेकिन सरकारें और एजेंसियां कंबल ओढ़कर सो रही हैं। गुरुवार को अपनी इस रिपोर्ट में संवाददाता नितिन जैन ने बताया कैसे सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद तड़के सुबह 4 बजे दिल्ली के नेताजी नगर में बड़ी मशीनों से निर्माण का काम जारी है। प्रदूषित हवा में निर्माण सामग्री और जहर न फैलाए, इसीलिए तो रोक लगी। लेकिन आज तक की दस्तक पे 16 दिसंबर को हमने बताया कैसे चारों तरफ प्रदूषण फैलाने वाला काम जारी है, वो भी भारत की सर्वोच्च अदालत से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर। यह है देश की राजधानी का इलाका नई दिल्ली, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रात के अंधेरे में सरेआम खुदाई चल रही है। बड़े बड़ी जेसीबीज लग रही हैं, ट्रकों में मट्टी भरी जा रही है, और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और आप देखिए यहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है। आज तक की इसी दस्तक ने दिल्ली सरकार को कार्रवाई के लिए सक्रिय किया। एनबीसीसी की साइट को सील करने का निर्देश दे दिया गया। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का आदेश हुआ। आगे भी आदेश तोड़ा गया तो कंपनी ब्लैकलिस्ट की जाएगी। हमने आपके चैनल पे देखा कि वहां पर रात के अंधेरे में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अभी नेताजी नगर की जो साइट है उसे सील करने का निर्देश दे दिया गया है। क्योंकि बार बार ये इस तरह की घटनाएं हो रही थी, इसलिए 1 करोड़ रुपए के पेनाल्टी का जो है वो इनको निर्देश दिया गया है। आज तक ने साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन पर बैन के बावजूद राजधानी दिल्ली में न केवल ट्रकों की एंट्री हो रही है, बल्कि साफ तौर पर जो निर्माण के काम हैं वो भी लगातार जारी हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने साफ तौर पर नेताजी नगर की उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका है जो रात के स्याह अंधेरे में निर्माण का काम कर रही थी। आज तक आपके लिए आगे भी आपकी सांसों की सुरक्षा के इस दस्तक को जारी रखेगा। रामकिंकर सिंह के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। हमारे देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब डराने लगा है। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आए तो दिल्ली में 10 नए केस सामने आ गए। ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश को यह चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन की तरह हमारे देश में भी कोरोना का विस्फोट हुआ तो हर दिन 14 लाख केस हमारे देश में सामने आ सकते हैं। मतलब यह हुआ कि जनवरी फरवरी में अगर ओमिक्रॉन बेकाबू हुआ तो दूसरी लहर से भी बड़ा संकट हमारे देश पर आ सकता है। जब कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट दुनिया में हाहाकार मचा रहा है, तब भारत में कोरोना को लेकर लापरवाही सारी हदें तोड़ रही है। सुबह से शाम रहते लगाए दिल करता थोड़ी देर हटा ले। जब लोगों को मास्क उलझन लगने लगा है, तब ओमिक्रॉन के तेज शतक से एक्सपर्ट भी घबरा गए हैं। भैया आपने तो मास्क सही से पहना नहीं है। और मैडम कितना पहनो तो घबराहट होने लगती है। डर लगता है कोरोना वायरस से। लोगों को भले ही कोरोना से डर लगता हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सफर के लिए जाता मुसाफिर हो, सवारी का इंतजार करता ऑटो ड्राइवर हो, ऑफिस जाता कर्मचारी हो या फुटपाथ पर बैठे लोग, सबके चेहरे से मास्क आपको गायब दिखेगा। कोरोना की तीसरी लहर से लापरवाह लोग न मास्क पहनने को तैयार हैं और न ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है। कोरोना से लड़ने के हर नियम की देश भर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क न पहनने के नए नए बहाने खोजे जा रहे हैं। भैया जी मास्क क्यों नहीं पहनते? जी मैडम, मैं अभी पेट्रोल डलवाना था, मास्क में दुकान छोड़ी अपनी। कोरोना वायरस खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अभी चल रहा है इसका मामला, ठीक है। हाँ। इसके विषय की मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। जिस कोरोना के बारे में ये भाई साहब और न जाने इन जैसे कितने लोग बाद में बात करना चाहते हैं,
उस कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में सेंचुरी लगाकर खतरनाक हो चुका है। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 109 हो गए हैं। दिल्ली में 10 नए केस मिलने से राजधानी में ओमिक्रॉन का ग्राफ 22 अंक तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन की तरह दिल्ली में कोरोना संक्रमण में भी तेजी देखी गई है। राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 85 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी बढ़कर 0.15% हो गई है, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दिल्ली में 8 जुलाई को 93 नए केस आए थे, जबकि उस दिन संक्रमण दर 0.15% थी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में लापरवाही के साथ साथ कोरोना और उसका सबसे खतरनाक रूप ओमिक्रॉन भी पैर पसार रहा है। फिर भी लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। मास्क उतार रखा है। नहीं, आप बात कर सकते हैं मुझसे, कोई बात नहीं। जी बताइए। मैं पूछ रही थी, आपको क्या लगता है कितना जरूरी है सर मास्क पहनना? बहुत जरूरी है मैम। अच्छा, लास्ट कोविड से भी अगर अभी लोगों ने नहीं सीखा तो फिर क्या फायदा। लेकिन सर आपने तो पहना ही नहीं है, तो थोड़ी आई एम जस्ट गोइंग फॉर जूस, तो मैंने अभी उतारा जस्ट। अभी उतारा है, जेब में रखा है, गाड़ी में भूल गया। ऐसे न जाने कितने बहाने मास्क को लेकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये रवैया देश को कितने बड़े खतरे में डाल सकता है, इसे समझने के लिए आंकड़ा देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन का डेटा कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के स्तर में गिरावट आई है और ये मार्च के स्तर तक पहुंच गया है। इस समय देश में सिर्फ 59% लोग ही मास्क पहन रहे हैं, जो मार्च के स्तर जितना ही है। दूसरी लहर के बाद मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया था। मई में 81% तक पहुंच गया, लेकिन केस कम होने के साथ साथ हिंदुस्तानियों ने मास्क का इस्तेमाल भी कम कर दिया। हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में थे। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जोखिम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, तेजी से फैलता है, जिसे रोकने के लिए बूस्टर डोज का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन वैक्सीन के सुरक्षा चक्र को भी भेदने में कामयाब हो जा रहा है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सर्दियों में ओमिक्रॉन से हालात खराब होने की चेतावनी दे रहे हैं। Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. ओमिक्रॉन कैसे अस्पतालों को भर रहा है, उसे इस आंकड़े से समझिए। 1 दिसंबर को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 32 केस थे, जो महज 15 दिन में बढ़कर 11,708 हो गए। यानी सिर्फ 15 दिन में 350 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 नए मामले मिले। यानी ब्रिटेन इस बात की मिसाल है कि कोरोना सर्दियों में किस कदर तबाही मचाने को बेकरार है। लेकिन अफसोस, भारत में अब भी लोग इसे खतरा मानने को तैयार नहीं है। Omicron is a very low intensity disease. So far I know, it does not give much of problem or a serious problem to the patients. It is very mild and not that much serious. अगर आप भी ऐसे मानते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि ओमिक्रॉन से डरना क्यों जरूरी है, इस बारे में एक जरूरी बयान बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको इस खतरे की गंभीरता को अच्छे से समझा देगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे। तो भारत में अगर लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो हर रोज 14 लाख केस देखने को मिल सकते हैं। ये आंकड़ा कोरोना की दूसरी लहर में रोज आने वाले 4 लाख मामलों से करीब 3.5 गुना ज्यादा है। सोचिए, जिस देश की स्वास्थ्य सेवाएं 4 लाख प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों से पस्त हो गई थी, वो 14 लाख कोरोना के मरीजों का इलाज किस तरह करेगा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही लोग इस खतरे से बेखबर हैं। मास्क नहीं पहनते, मास्क कोरोना से डर नहीं
डर है। डर तो है। फिर मास्क क्यों नहीं पहनते? आपको बोलने की क्यों जरूरत है ये बात? अभी कुछ खाया था उसके लिए थूकने के लिए मतलब निकाल दिए थे मास्क में लगा के हरदम रखते। सिटी गाड़ियों को फोटो शूट करते हैं। हाँ। जिनके मास्क नहीं होते उनका 188 का चालान भेजा जाता आगे। आपको लगता है कि ये ओमिक्रॉन का जो डर है इससे लोग मास्क पहन रहे हैं या वैसे ऐसे ढीला है? नहीं जी, अभी लोगों को डर खत्म हो चुका है। डर खत्म हो गया? हाँ जी, लोग मास्क नहीं पहनना चाहते। हाँ जी, लोग इसीलिए कहते हैं कि अब तो है ही बीमारी है ही नहीं, इसलिए मास्क लोग बहुत ही कम लोग लगा रहे हैं फिर। दूसरी लहर में कोरोना ने तब हमला किया था जब हम उसे लेकर सबसे कम सचेत थे। त्योहारों और रैलियों की आपाधापी में मास्क चेहरे से गायब हो गया था और शारीरिक दूरी का नियम हवा हो गया था। अब जब ओमिक्रॉन से तीसरी लहर का खतरा गहराने लगा है, तब उम्मीद की जानी चाहिए कि देश ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दिल्ली से स्नेहा मुर्दानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। अगर आप मास्क को लेकर लापरवाह हो गए हैं तो ये समय दोबारा कमर कस लेने का है। याद रखिए, कोरोना कितना भी खतरनाक हो जाए, मास्क की सुरक्षा को वो नहीं भेज सकता। इसे लेकर एक ताजा रिसर्च भी सामने आई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी एक स्टडी के अनुसार कोरोना की लहर में लोगों के मास्क पहनने से संक्रमण 53% तक कम हो जाता है। कोरोना के विरुद्ध ये सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने से भी ज्यादा कारगर हथियार है। मास्क पहनने से न सिर्फ कोरोना कम फैलता है, बल्कि ये इस महामारी कोरोना से होने वाली मौत को भी काफी कम कर देता है। तो मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। इसीलिए जल्द से जल्द वैक्सीन के आप दोनों डोज लगवाइए और प्लीज मास्क जरूर पहनिए। राजस्थान के भरतपुर में सारी कोशिश वैक्सीन की एक डोज लगाने के लिए हो रही है, जिसमें परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इस महिला को वैक्सीन लगाने का असंभव सा काम अपने कंधों पर लिया। स्वास्थ्य कर्मी लगातार समझा रही है, लेकिन ये महिला सुई लगाने के लिए इनकार कर रही है। आखिरकार स्वास्थ्य कर्मी इस महिला को कोरोना का टीका लगाने में कामयाब रहती है। भारत जैसे देश में भले ही 136 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं, आधी से ज्यादा जनसंख्या पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी हो, अमेरिका से करीब 3 गुना ज्यादा और ब्रिटेन से 11 गुना ज्यादा वैक्सीन लगाने में कामयाबी हासिल की जा सकी हो, फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत के 11 महीने बाद भी इस सुरक्षा से अछूता है। जब टीकाकरण के कीर्तिमान हमें कोरोना के खिलाफ भरोसा देते हैं, तो ओमिक्रॉन जैसी चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि टीके की भी एक सीमा है। क्योंकि जिस ब्रिटेन में ओमिक्रॉन पिछले 15 दिनों में 350% की रफ्तार से बढ़ा है, वहाँ 89.3% लोगों को टीके की एक डोज, 81.5% लोगों को कोरोना की दूसरी वैक्सीन और 44.3% ब्रिटेन वासियों को बूस्टर डोज लग चुकी है। इसके बावजूद वहाँ एक दिन में 88,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी? इस पर अभी फैसला होने बाकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह भरतपुर जैसे वो करोड़ों लोग हैं जो कोरोना के पहले टीके से भी दूर हैं। जानकार इन लोगों को कोरोना से जंग में सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं और इन्हें छोड़कर बूस्टर पर जोर लगाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन सबसे पहले इन्हें ही अपना शिकार बनाएगा और देश में संक्रमण कई गुना तेजी से फैलेगा। इसीलिए नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग अपने टीके लगवाएं। 135 करोड़ 136 करोड़ डोजेज लग गई हैं, 87% को एक डोज लग गई है एंड सो ऑन। लेकिन जो छूट गए हैं उनको छूटना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन होते हुए भी पहली डोज ना लगे, दूसरी उसके बाद ना लगे, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि इस कड़ी में जब वायरस आता है, आया है भी, उसमें जो भी छूटेगा वो एक कमजोर कड़ी रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप प्लीज पहली डोज लीजिए अगर आपने नहीं ली है। थोड़े से हम में से छूटे हैं, रह गए हैं, उनकी तरफ पहुंचने में मदद करिए, उनको एक्सप्लेन करिए वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन की एफिकेसी, वैक्सीन से जो जानें बच रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है।
भारत में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का खतरा चौतरफा फैल रहा है। महाराष्ट्र में आज 8 नए केस सामने आए और वहां ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 40 हो गई। दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक तेलंगाना में 8-8, गुजरात केरल में 5-5, तमिलनाडु चंडीगढ़ पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आ चुके हैं। 11 राज्यों में फैल चुका ओमिक्रॉन कब कहर बरपा देगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए हर राज्य अपने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने में जुट गया है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।